नमक के रूप में भी किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसका जो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों वो है केक बनाने में, चॉप पकौड़ी ये सब जो बनता है दोस्तों उसमें भी उसको फुलाने के लिए, पूरी को फुलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मटर को सिझाने के लिए उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। मटर अगर नहीं सिझता है उसमें आप बेकिंग पाउडर दे दीजिए, फिर बेकिंग सोडा डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, जल्दी वो सिझ जाएगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लॉजिक क्रॉस में। मैं सूरज सर आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ अम्ल क्षारक लवण चैप्टर का लास्ट पार्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं बेकिंग सोडा का निर्माण किस तरह से होता है। बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये किस तरह से बनता है, देखिए उसका परिभाषा कुछ इस तरह से है कि बेकिंग सोडा का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से होता है। मतलब दोस्तों समझिए कुछ इस तरह से, सोडियम कार्बोनेट जो हो गया उसका जलीय विलयन में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों कुछ एग्जांपल इस तरह से है, Na2CO3 इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट है, अब इसमें जल डालेंगे तब ना जलीय विलयन बनेगा। तो इसमें हम लोग क्या डाल दिए दोस्तों, देखिए जल डाल दिए। अब जल डाल दिए तो ये जलीय विलयन बन गया, और कौन सा विलयन, संतृप्त जलीय विलयन। अब इसमें क्या प्रवाहित करेंगे दोस्तों, CO2 यानी क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया। अब दोस्तों क्या हो गया कि इसमें जब हम लोग CO2 प्रवाहित कर दिए तो हमें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, हमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। बेकिंग सोडा का अन्य नाम भी होता है दोस्तों, मीठा अम्ल के नाम से भी इसको जाना जाता है। मीठा सोडा बोल सकते हैं, पाक सोडा बोल सकते हैं, इस तरह से इसको हम लोग जान सकते हैं दोस्तों। इसका बहुत सारा नाम भी होता है। अब दोस्तों इसका उपयोग क्या है, एक्चुअली में इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, किस किस जगह में करते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे दोस्तों उपयोग में सबसे पहले आता है बेकिंग पाउडर बनाने में। अब ये बेकिंग पाउडर होता क्या है, देखिए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये एक चीज नहीं है। बहुत कोई इसको सोच लेता है एक ही चीज कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों एक ही चीज है, ये दोनों अलग अलग चीज है दोस्तों। बेकिंग पाउडर का जो निर्माण है उसमें बेकिंग सोडा होता है, लेकिन इसके साथ और एक अन्य चीज भी होता है, और वो क्या है दोस्तों, वो है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक जो एसिड होता है, जब बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब जाके क्या बनता है दोस्तों, ये बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। यानी बेकिंग जो पाउडर है वो क्या है, बेकिंग सोडा से थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या है, टार्टरिक एसिड भी मौजूद होता है। अब दोस्तों इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है एंटासिड बनाने में। एंटासिड ये क्या होता है, ये एक तरह का दवाई होता है दोस्तों, जो उपज के लिए, अपच जो हो जाता है पेट में उसको दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एसिडिटी दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। और थर्ड जो पॉइंट है इसका है वो है इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। ये सोडा अम्ल अग्निशामक होता क्या है दोस्तों, देखिए कहीं भी आग लग गया ना तो हम लोग जानते हैं कि पानी से भी बुझता है, लेकिन ये सोडा डालने से भी बुझ जाता है। फेन जो निकलता है ना, तो इस तरह से क्या हो गया दोस्तों कि सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसका जो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों वो है केक बनाने में, चॉप पकौड़ी ये सब जो बनता है दोस्तों उसमें भी उसको फुलाने के लिए, पूरी को फुलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मटर को सिझाने के लिए उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। मटर अगर नहीं सिझता है उसमें आप बेकिंग पाउडर दे दीजिए, फिर बेकिंग सोडा डाल दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी वो सिझ जाएगा। अब दोस्तों लास्ट जो पॉइंट है इसका वो है इसका अन्य नाम, जैसे इसको मीठा सोडा के नाम से भी जाना जाता है और पाक सोडा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जाना बेकिंग सोडा के बारे में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं धवन सोडा का निर्माण किस तरह से होता है। तो धवन सोडा का निर्माण कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, इसका परिभाषा समझिए। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त करता है। जब हम सोडियम कार्बोनेट को फिर से क्रिस्टलीकृत कर देंगे तब जाके हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, धोने वाला सोडा प्राप्त होता है। तो देखिए कुछ रिएक्शन इस तरह से है, ये आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट और इसको क्या कर रहे हैं, क्रिस्टलीकृत कर रहे हैं, मतलब इसमें पानी डाल रहे हैं। और कितना अणु है दोस्तों, तो 10 अणु है पानी का। तो जब इसको हम लोग डालते हैं और इन दोनों को रिएक्शन करवाते हैं तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है दोस्तों, यानी Na2CO3 × 10H2। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग धोने वाला सोडा के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब इसका उपयोग क्या, कहाँ पे किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है उसके बारे में चलिए जानते हैं। जैसे दोस्तों सबसे पहले है इसका उपयोग जो है कांच, साबुन एवं कागज बनाने के उद्योगों में किया जाता है। जहां जहां फैक्ट्री होता है कांच का, साबुन का, कागज का, उस जगह पे धोने वाले सोडा का उपयोग किया जाता है दोस्तों। सेकंड नंबर जो है उसका है इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में भी किया जाता है। बोरेक्स जो पाउडर बनता है ना उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड जो हो गया इसका उपयोग है घरों की साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। घर में हो गया कहीं गंदगी हो गया तो उसको धोने के लिए सर्फ से
ठीक किया जाता है दोस्तों साफ करने के लिए। और ये फोर्थ जो पॉइंट है इसका दोस्तों वो है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जल में जो अस्थायी कठोरता है, ये अस्थायी कठोरता क्या होता है दोस्तों, देखिए अगर कोई पानी उसमें हम लोग शर्ट वगैरह कुछ भी कपड़ा भिंगा दिया और उसमें साबुन रगड़ रहे हैं और साबुन झाग नहीं दे रहा है, तो सोच लीजिए दोस्तों वो जल क्या है, कठोर जल है, क्योंकि वो झाग नहीं दे रहा है साबुन ठो। लेकिन उसी में अगर अपमार्जक डाल देंगे, यानी जो है हमारा धोने वाला सोडा को डाल देंगे, तो फिर वो अच्छा से धुलाई देने लगेगा दोस्तों, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अस्थाई कठोर जल कहते हैं। अब दोस्तों इसमें देखिए पांचवा जो पॉइंट है उसका है, इसका अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, धोने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है, और अपमार्जक के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, जिसमें धोने वाला सोडा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसको समझना पड़ता है। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस तरह से होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ये क्या चीज़ है दोस्तों, इसका निर्माण किस तरह से होता है। देखिए जब जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है, जब उसको हम गर्म करते हैं जिप्सम को 373 केल्विन के ताप पर, तब हमें क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग दोस्तों पॉप के नाम से भी जानते हैं, POP पॉप। और इसको इसका जो रासायनिक जो नाम है दोस्तों वो आपका होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या और हाइड्रेट के नाम से इसको जाना जाता है। अब दोस्तों ये होता क्या है, इसका कलर किस तरह से होता है, तो दोस्तों ये सफ़ेद चूर्ण होता है, चूना का जैसा। अब दोस्तों जल पे मिलाने पर ये फिर से क्या होता है, ठोस बन जाता है। ठोस का मतलब उसी को जिप्सम बोलेंगे दोस्तों, फिर से ये जिप्सम बन जाता है। जब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाल देते हैं ना, तो फिर से वो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। अब दोस्तों देखिए इसका जो रिएक्शन है कुछ इस तरह से है दोस्तों, जैसे कि CaSO4 × 2H2O, इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम के नाम से जानते हैं। यही हमारा क्या होता है, जिप्सम। अब दोस्तों इसको हम लोग गर्म करेंगे। अब गर्म करेंगे तो देखिए इस जगह पे पानी है कि नहीं, 2H2O। अब गर्म करेंगे तो पानी क्या होगा दोस्तों, भाप मारेगा, और भाप मारेगा तो उड़ जाएगा कि नहीं, तो उड़ जाएगा। तो देखिए इधर यहाँ पे बच गया आपका CaSO4 × 1/2H2O, और पानी कितना चल गया, 1.5H2O। पानी क्या हो गया दोस्तों, उड़ गया। अब तो 1.5H2O जो पानी है दोस्तों, ये तो आपका उड़ गया है, ये तो उस पर है नहीं। पानी कितना बचा दोस्तों, 1/2H2O। जब 1/2H2O पानी बचेगा और किसके साथ रहेगा, CaSO4 के साथ, तो इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, ये जो निर्माण है इसी तरह से होता है। तो दोस्तों क्या हुआ, देखिए हम क्या बोले आपको कि जिप्सम को जब हम लोग 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं, तभी हम लोग को क्या प्राप्त होता है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, देखिए दोस्तों उपयोग जो है, पहला तो हो गया डॉक्टर जो है टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किया जाता है। जो प्लास्टर चढ़ता है ना दोस्तों, किसी का हड्डी टूट गया, पैर का, हाथ का, कहीं भी टूटता है, तो जो प्लास्टर किया जाता है वो प्लास्टर इसी से किया जाता है दोस्तों, इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस से किया जाता है। सेकंड जो है इसका उपयोग है खिलौना बनाने में किया जाता है। जो खिलौना होता है, सजावटी खिलौना, उसमें किया जाता है। सजावट का सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। और लास्ट जो पॉइंट है इसका दोस्तों, इसका उपयोग सतह को चिकना करने के लिए, कोई भी सतह को, देखिए जो दीवार होता है ना, दीवार रफ सरफेस होता है, उसको प्लेन करना है, तो प्लेन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, पुट्टी के रूप में। जो पुट्टी होता है ना दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में ही किया जाता है। और दोस्तों इसका जो है आगे वाला पार्ट देखिए, क्रिस्टलन का जल। अब ये क्रिस्टलन का जल होता क्या है, तो देखिए दोस्तों लवण के एक सूत्र में, इकाई में अगर जल हो और किसी भी अनुपात में होता है, निश्चित अनुपात में अगर हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। जैसे दोस्तों एग्जांपल CuSO4 × 5H2O, नीला थोड़ा जो हो गया दोस्तों, इसमें देखिए क्रिस्टलन का जल आपको देखना है कि जल कितना बार है। तो देखिए जल H2O होता है, H2O आगे कितना लिखा हो दोस्तों, 5 लिखा है, मतलब जल का अणु कितना है, 5 गो। देखिए 5 गो जल का अणु हो गया। सेकंड जो हो गया दोस्तों, सेकंड वाला देखिए Na2CO3 × 10H2O, वही धोने वाला सोडा टो। इसमें देखिए जल का अणु अगर पूछा जाएगा कि जल का अणु कितना है, जल का कितना क्रिस्टलन अणु है, तो क्या देखेंगे दोस्तों, जल को देखना है और जल के आगे नंबर को देखना है, कितना नंबर है। तो देखिए दोस्तों कितना नंबर दिख रहा है, 10 गो नंबर दिख रहा है, तो यानी इसमें कितना अणु होगा, 10 अणु होगा। अब दोस्तों नीचे वाला देखिए CaSO4 × 2H2O। अब इसमें देखिए H2O तो है, H2O का के गो नंबर दिख रहा है दोस्तों, 1 नंबर दिख रहा है, जो कि क्या है, 2 है, तो यानी इसमें कितना अणु है दोस्तों, 2 अणु है। तो इस तरह से दोस्तों किसी भी यौगिक में क्रिस्टलन जल का अणु को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ देखना क्या है, जल को देखना है, और जल के आगे क्या देखना है, आपको नंबर को देखना है कि वो नंबर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। आपको जो भी नंबर दिया हो वही उसका क्या होता है दोस्तों, क्रिस्टलन जल का अणु होता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।